हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं लेके आया हूँ आपके सामने एग्रीकल्चर के कुछ नए टॉपिक। लेकिन इससे पहले कि टॉपिक शुरू किया जाए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें और सभी को शेयर करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है खरीफ ग्रास ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्यों है ये आप सबको मालूम है, पहले ही कई बार मैंने स्पष्ट भी किया है, फिर से समझ लें। क्योंकि आर्थ्रो मतलब जॉइंट्स, पोडास मतलब फूट, जिसके पैर जो हैं वो खंड युक्त है, इसलिए इसको आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। क्लास इंसेक्टा। इंसेक्टा की पहचान भी मैंने बताई है, परिभाषा भी बताई है। एनी एनिमल विच डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, कोई भी जीव जो 3 खंडों में डिवाइड हो और 1 पेयर ऑफ 3 पेयर ऑफ लेग्स जहाँ पर प्रेजेंट हो, वो समझ लीजिएगा इंसेक्टा है। इसको हेक्सापोडा भी बोला जाता है क्योंकि 6 पैर होते हैं इनके। आप ध्यान रखें, शरीर 3 भागों में बटा हो और 3 जोड़ी पैर प्रेजेंट हों, तो इंसेक्टा की एक सिंपल सी परिभाषा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा, फैमिली एरेसिडिडी, और इसका जो जीनस है वो है हायरोग्लाइफस। स्पेसीज इसकी कई हैं, उसमें से जो मेन स्पेसीज हैं वो हैं नाइग्रोरिप्ल्यूटस, बोलिवियर, और दूसरी जो स्पेसीज है वो है बेनियन। बात करते हैं इसके होस्ट प्लांट की। तो होस्ट प्लांट में मेनली ये पैडी का है इंसेक्ट है, लेकिन इसके अलावा ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना तथा ग्रैमनी फैमिली की जो अदर्स जो प्लांट्स हैं उन पर भी ये सर्वाइव कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो भारतवर्ष में तो पूरे हर जगह ये पाया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा भी अगर हम देखेंगे तो म्यांमार, लंका, मलाया तथा कुछ टापू हैं, उन जगहों पर भी ये मिलता है। जहाँ भी धान की खेती की जाती है ये हर जगह मिल जाता है। आपने देखा भी होगा हरे रंग के, जिनको फुदके के नाम से जाना जाता है, हरे रंग के होते हैं, ये फुदकते से हैं। इसके बाद करते हैं इनके डैमेज की और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ये इंसेक्ट वर्षा ऋतु के स्टार्टिंग में ही आपको फील्ड्स में दिखाई देना शुरू कर देगा। सबसे पहले तो ये घास में या वहाँ की जो वेजिटेटिव प्लांट्स हैं वहाँ पर ये अपने जीवन निर्वाह करता है, सर्वाइव करता है। लेकिन जैसे ही ज्वार, मक्का, धान इनकी फसल उगती हैं ये उन पर अटैक स्टार्ट कर देता है। इंसेक्ट की एडल्ट और निम्फ दोनों ही स्टेज हानि पहुंचाती हैं, क्योंकि दोनों में ही वाइटिंग एंड च्युइंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। एडल्ट इंसेक्ट की अपेक्षा अगर तुलना करें तो एडल्ट की अपेक्षा जो निम्फ होता है वो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि एक तो ये इसका शिशुकाल है यानी छोटा है, और दूसरा क्या होता है कि शिशुकाल जो है इसका एडल्ट की अपेक्षा अधिक होता है। जून के लास्ट में ओवा से निकलने के बाद एग से जैसे निकलेगा ये अक्टूबर के महीने तक रहता है, और इसके साथ ही निम्फ को वृद्धि के लिए यानी डेवलपमेंट के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए और उछल कूद करने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। जबकि एडल्ट केवल सरवाइव करने के लिए ही भोजन करते, केवल जीवन चलाने के लिए, जीने के लिए भोजन करते हैं। निम्फ स्टार्टिंग में मुलायम छोटी छोटी पत्तियों और तनों को काट कर खाते हैं। पत्तियां किनारे पर कटी हुई पाई जाती हैं, कभी कभी तो जो मेन वेन होती है, मुख्य सिरा ही हो के और वही रह जाता है, इसके अलावा जो भी पत्ती होती है वो सब खा ली जाती है। पत्तियों के खाने के कारण ही जब पत्तियां ही नहीं बचती तो जाहिर सी बात है पौधों की जो बढ़वार है वो रुक जाती है, और इन पर धान की छोटी छोटी बालें लगती हैं, लेकिन वो भी कमजोर होंगी, पतली होंगी, और उस पर भी हल्का चावल निकलता है। जिस समय पौधों में बालें निकलती हैं या मिल्की स्टेज कह सकते हैं, ये ग्रासों पर उसी समय अटैक करते हैं और उन बालों को खा लेते हैं, जिससे
जो हमारी उपज है उसमें बहुत ही कमी हो जाती है। इसका जो अटैकिंग टाइम है वो अगस्त सितंबर के महीने में अधिक रहता है। बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल की, तो इस इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में 3 स्टेज हमें दिखाई देती हैं: एग, निम्फ और एडल्ट। एग सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर की स्टार्टिंग में जो ग्रासहोपर है वो कॉपुलेशन करता है। मेल और फीमेल इंसेक्ट कॉपुलेशन में कई घंटों तक रहते हैं और कॉपुलेशन के एक दिन में कई बार किया जाता है। इसके बाद मेल ग्रासहोपर मोस्टली डेड हो जाएगा, मर जाएगा, जबकि फीमेल ओवा देना शुरू करती है। एग देने के लिए फीमेल इंसेक्ट उपयुक्त स्थान की खोज करती है। इसके लिए वह अपने ओविपोजिटर को नीचे की तरफ मोड़कर जमीन से घसीटती हुई चलती है और जहां भी उसे हल्की सी नमी वाली मुलायम मिट्टी मिलती है उसी स्थान पर अपने ओविपोजिटर को जमीन में गड़ाती है और टांगों की सहायता से सिर को थोड़ा सा ऊंचा उठाकर गोल गोल चक्कर लगाती है। यानी जहां ओविपोजिटर है उसको केंद्र बना लिया जाता है। इससे ओविपोजिटर धीरे धीरे उदर सहित एब्डोमेन के सहित जमीन में थोड़ा सा धंसकर एक गड्ढा बना लेता है जिसको हम एग चैम्बर कहते हैं। अब एग चैम्बर में ही ये गोनोपोर से एक झागदार जो है पदार्थ निकालती है। उसके बाद उसमें अंडे देती है। अंडे देने के बाद में फिर से झागदार द्रव निकालता है और उसके बाद एब्डोमेन निकालकर अपनी लेग्स की सहायता से मिट्टी के स्थान को बराबर कर दिया जाता है। ये जो झागदार द्रव जो निकलता है ये सूख कर सीमेंट का काम करता है और इन एग के समूह को एग पॉड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? एग पॉड कहते हैं। और एक फीमेल अपनी पूरी लाइफ साइकिल में 15 से 20 एग पॉड रखती है। एग पॉड पर प्रत्येक अंडा धान के दाने की तरह, जैसे धान का दाना तो होता है ना हल्का सा पीला, वैसा दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही ये अंडा पकेगा ये ब्राउन कलर का हो जाता है। ये अंडे अक्टूबर के महीने में दिए जाते हैं जो सर्दियों और गर्मियों में इसी हालत में पड़े रहते हैं और अगले वर्ष यानी कि जो पहली वर्षा होगी उसके होने के बाद जून के अंत में या जुलाई के स्टार्टिंग में ये फूटते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एग से निम्फ निकलने का पूरा टाइम लगभग 9 महीने का होता है। इसके बाद अंडे फूटते हैं और इनसे हल्के पीले रंग का लगभग 6 मिलीमीटर लंबा निम्फ बाहर आता है जो कि विंगलेस होता है, यानी पंख नहीं होते। इसी कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूद कर या फुदक कर चलता है। माउथ पार्ट्स इसमें वाइटिंग एंड च्युइंग टाइप वाले पाए जाते हैं। इसका जो निम्फ का जो जीवन काल है वो 10 से 15 दिन के होता है या 10 से 15 दिन के जो अंदर ही अंदर क्या करता है कि 10 से 15 दिन में ये 5 से 6 बार ये मॉल्टिंग करता है। सेकेंड मॉल्टिंग के बाद से ही इसमें जो पंख कलिकाएं होती हैं यानी विंग बर्ड्स भी बोलते हैं वो दिखाई देने लगती हैं और इसका रंग जो है हल्का ग्रीन हो जाता है। निम्फ का जो जीवन काल है यानी शिशुकाल जो कह सकते हैं तो मेल में 70 दिन का और फीमेल में 80 दिन का होता है। इसके बाद ये एडल्ट में बदल जाता है। एडल्ट इंसेक्ट पीले रंग के होते हैं, लेकिन जो इसकी दो जातियां जो बताई गई हैं, एक नाइग्रोप्लेटस और दूसरा बेनियन, इन दोनों की अगर तुलना की जाए तो नाइग्रोप्लेटस जो है बेनियन की अपेक्षा बड़ा होता है। नेग्रोप्लेटस में जो मेल है वो 37 मिलीमीटर का और फीमेल 75 मिलीमीटर लंबी होती है, जबकि बेनियन में मेल 25 मिलीमीटर और फीमेल 37 मिलीमीटर की होती है। निग्रोप्लेटस में प्रोनोटम के लेटरल साइड पर यू जैसा एक ब्लैक स्पॉट मिलता है, लकीरें नहीं होती, जबकि बेनियन में जो मेटाथोरेक्स है उसके दोनों तरफ 3 लकीरें होती, 3 लाइन होती हैं। दोनों प्रकार के ग्रासहोपर की पिछली टांगों की टीबिया नीले रंग की होती है। एडल्ट सितंबर के बीच में दिखाई देते हैं। कॉपुलेशन के बाद
ओवा रखने के कुछ ही दिन के बाद में फीमेल मर जाती है और इस तरह से नवंबर के स्टार्टिंग में लगभग सभी इंसेक्ट मर जाते हैं और वर्ष में केवल एक ही जनरेशन देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इस इंसेक्ट के कंट्रोल की। पहला जो हम कर सकते हैं कंट्रोल वो ये है कि फसल को कट जाने के बाद में खेत की अच्छी तरह से जुताई कर देनी चाहिए, जिससे कि मेढ़ों के पास में अगर कहीं पे एकॉर्ड है तो उनको नष्ट किया जा सके। दूसरा, जब अटैकिंग टाइम हो इसका तो जो हैंड नेट होता है उससे पकड़कर इनको नष्ट कर सकते हैं। मानसून की वर्षा होते ही खेतों के पास लाइट ट्रैप लगाकर इनको अटैक किया जाए और अटैक करके इनको खत्म कर दिया जाए, ये भी काफ़ी कारगर रहता है। जिस समय खेतों में इनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाए तो ऐसे में नीचे जो दवाई बताई जा रही है उसको प्रति हेक्टेयर की दर से अगर फसल पर उसका छिड़काव कर दिया जाए तो निश्चित ही हमें फ़ायदा मिलेगा। जैसे गामा BHC 1.3% डस्ट के साथ में, इसको लिंडेन भी कहते हैं, ये 30 किलोग्राम के हिसाब से यूज किया जाए। मिथाइल पैराथियन 2% डस्ट को 30 किलोग्राम के हिसाब से, फेनिट्रोथियान 5% डस्ट को 20 किलोग्राम और मालाथियन 5% को 30 किलोग्राम की मात्रा का प्रति हेक्टेयर दर से अगर फसल के ऊपर छिड़काव करेंगे तो निश्चित ही हमें फ़ायदा मिलेगा। अगर अधिक प्रकोप हो जाए, इससे ज़्यादा प्रकोप हो जाए तो निम्न जो दवाइयाँ बताई जा रही हैं इसमें से किसी एक का छिड़काव भी किया जा सकता है। जैसे गामा BHC 20 EC को 2 लीटर पानी में 2 लीटर मात्रा लेने के बाद उसको पानी में जो है डालकर छिड़काव कर सकते हैं। नुबान 76 EC को 200 मिलीलीटर मात्रा ले लें। मालाथियान 50 EC 2.5 लीटर की मात्रा पर्याप्त रहेगी प्रति हेक्टेयर की दर से। इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ पॉइजन्स के द्वारा भी इनको समाप्त कर सकते हैं और इसके लिए जो पॉइजन फूड बनाते हैं वो उसके लिए हमें निम्न चीज़ चाहिए, जैसे भूसी 10 किलोग्राम, सोडियम आर्सेनेट आधा किलोग्राम, सीरा 2.5 लीटर और पानी 10 लीटर। इतनी मात्रा को अगर हम अच्छी तरह से मिलाकर खेत में फैला दें तो ये 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। ग्रासहोपर इसको खाएगा और ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा उसके कुछ नेचुरल इनमीज भी होते हैं जो इंसेक्ट इनके ओवा पर पैरासाइट होते हैं, जो निम्नलिखित हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में, ये इसके नेचुरल इनमीज हैं। इसके अलावा बहुत सी बर्ड्स जैसे कौवा, मैना, ये सब इस ग्रासहोपर के निम्फ और एडल्ट दोनों को खाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि केमिकल कंट्रोल को कम कीजिए, फिजिकल, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल कंट्रोल को जहाँ तक हो सके वहाँ तक बढ़ाइए, क्योंकि केमिकल कंट्रोल कहीं ना कहीं जाकर हमको नुकसान ही पहुँचाता है। तो इसी के साथ में आज का टॉपिक बस इतना ही, और अगली स्लाइड में अगले बार फिर लेके आऊँगा कुछ नया टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद। ये मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।